नमस्कार, सुर्खियां अखबार की में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले एक अच्छी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया गया। देर रात तक मंदिरों में भजन और कीर्तन होते रहे और बड़ी संख्या में इस दौरान मंदिर में भक्तगण भी पहुंचे हुए थे। तो देखिए, कल कितनी धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया गया। और अगर हम आज का जिक्र कर लें तो आज अयोध्या में इस दिन को मनाया जाएगा। अयोध्या में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। यहाँ पर भी बड़ी तादाद में लोग जो है पहुंचेंगे और कृष्ण जन्माष्टमी का आनंद लेंगे। चलिए, इस बीच कुछ अहम खबरों के विषय में भी चर्चा कर लेते हैं और बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव की। तो देखिए, जेएनके चुनाव को लेकर कांग्रेस और एनसी में जो है अब सहमति बन गई है। 33 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, 52 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी, तय हो गया है। 5 सीटों पर कांग्रेस और एनसी के बीच फ्रेंडली फाइट होगी। टाइम्स ऑफ इंडिया में इस खबर को इंपॉर्टेंस दी गई है, तरजीह दी गई है। हालांकि कई अलग अलग अखबारों में इस खबर को जो है इंपॉर्टेंस दी गई है। तो देखिए, आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच समझौता हो चुका है और 90 विधानसभा सीटों में से जहां 33 पर कांग्रेस, 52 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ेगी, तो दोनों पार्टियों के बीच में 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट भी होने की बात सामने आ रही है। और ऐसे में जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं और इसको लेकर के नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच पहले ही सीट बंटवारे को लेकर के एक मानक तय कर लिया गया है और समीकरणों को कैसे साधा जाएगा इस पर चर्चा करते हुए अब सीट बंटवारा हो चुका है। तो देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया की इस खबर को हम आपको दिखा भी रहे हैं। जेएनके पोल्स एनसी टू कॉन्टेस्ट 51 सीट्स, कांग्रेस सेटल्स फॉर 32। तो देखिए, कल का जो दिन था वो काफी अहम रहा है और किस तरह से हमने देखा भारतीय जनता पार्टी के अगर हम देखें दफ्तर में किस तरह से गहमा गहमी देखने को मिली है। यहाँ पर जो खबर आई है वो ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच जो है वो कहीं ना कहीं एक सहमति बन गई है। कल जब खबर आई थी तो यहाँ हमें याद होगा कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पहले 44 कैंडिडेट्स की सूची को जारी किया और उसके बाद उसे वापस लिया और उसके बाद 15 उम्मीदवारों की सूची को जो है जारी किया गया, जिसके बाद तमाम विरोध जो है देखने को मिला और बीजेपी के दफ्तर में गहमा गहमी हुई, वहां पर लगातार नारेबाजी हुई। तमाम अगर हम देखें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और कहीं ना कहीं सीट बंटवारे को लेकर जो असंतुष्टता उनके बीच थी उस पर कहीं ना कहीं नाराजगी खुले मंच पर दिखाई दी। पार्टी के भीतर नहीं, ये जो बीच में अगर हम देखें असंतोष था वो कहीं ना कहीं मीडिया के सामने आया, आम जनता के सामने। और आज सुरभि, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जिनके बीच कल कहीं ना कहीं सेटलमेंट नहीं हुआ, तब खबर आई है कि ये पुष्टि हो चुकी है। तो बिल्कुल देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में जब गठबंधन हुआ तो खासतौर पर हमने बीजेपी की स्थिति को भी बदले हुए देखा। बीजेपी इस पर हमलावर हुई और कांग्रेस से कई तीखे सवाल भी पूछे गए। गृह मंत्री अमित शाह का पोस्ट आपको याद होगा, जब उन्होंने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए ये सवाल पूछा था कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से जो मैनिफेस्टो जारी किया गया है और उसमें कई ऐसे मुद्दे गिनाए गए हैं जिन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस फोकस करना चाहती है चुनाव बीतने के बाद से, क्या कांग्रेस उस पूरे मैनिफेस्टो का समर्थन करती है? यानी क्या कांग्रेस जो आरक्षण अभी तक वहां पर दलित वर्ग या पिछड़ा वर्गों को दिया जा रहा था उसे समाप्त करने की ओर अग्रसर है? और क्या कांग्रेस धारा 370 के 35 से हटने के बाद से इसका भी विरोध कर रही है और क्या चाहती है कि वाकई धारा 370 एक बार फिर से बहाल हो जाए जम्मू कश्मीर में? हालांकि कांग्रेस की ओर से भी इस पर देखिए पहले भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चर्चाएं हो चुकी हैं और साथ ही धारा 370 को लेकर के अभी तक भी लेकिन क्लियर जो एक अश्योरेंस होता है कांग्रेस की ओर से वो नहीं दिया गया है कि क्या इसे बहाल किया जाएगा या फिर जिस तरीके से इसका विरोध हुआ, इस विरोध के साथ में कांग्रेस पार्टी खड़ी नजर आती है या दोबारा से इसे बहाल किया जाएगा। अभी ये तमाम ऐसी अटकलें हैं और इसी को स्पष्ट करने की बात बार बार बीजेपी भी कर रही है और कांग्रेस के खेमे से भी कुछ ऐसी आवाज जरूर उठ रही है कि राहुल गांधी कम से कम अपना स्टैंड जम्मू कश्मीर के स्टेटस को लेकर के जरूर क्लियर करे। बिल्कुल। और देखिए, इस बीच भले ही कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड क्लियर भले ही ना करे हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो ये लगातार कह रही है कि देखिए, अगर कांग्रेस सत्ता में आ जाती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आ जाती है, तो कहीं ने धारा 370 जिसको स्क्रैप कर दिया गया था एक बार फिर से वो एग्जीक्यूट कर दी जाएगी घाटी में, जिसकी वजह से जो तमाम सुविधाएं, जो स्कीम्स का लाभ मिल रहा था जेएनके को, वो नहीं मिल पाएगा और एक
एक बार फिर से वो बाकी का जो भारत है उससे कटता हुआ नजर आएगा, जिसका तौर पर जो असर है वो रोजगार पर पड़ेगा, डेवलपमेंट पर पड़ेगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं एक जो है उनका लगातार उनकी तरफ से कहा जा रहा है। भले ही कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं दबे लफ्ज में कांग्रेस पार्टी ने कहे, या फिर दबे भी क्यों, मुखर लफ्ज में कहे कि लगातार मुखालफत की है इस बात की कि धारा 370 को नहीं हटाया जाना चाहिए था। इसकी वजह से कहीं ना कहीं घाटी में अगर हम देखें तो लगातार आतंकवादी घटनाएं जो हैं वो बढ़ी हैं। तो फिलहाल अभी बीजेपी और कांग्रेस के बीच की अगर इन्हीं तरह तनियों की बात करें तो देखिए लगातार कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जम्मू कश्मीर चुनाव में जो कि बहुत ज्यादा इस बार महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं और यही तय करेगा कि आखिर आम जनता का रुझान किस पार्टी की ओर जाता है। और फिलहाल आम जनता क्या धारा 370 के हटने के बाद से अब ज्यादा खुश नजर आ रही है, क्योंकि कई ऐसी सहूलियतें देने का दावा बीजेपी की ओर से भी किया गया था और बीजेपी अपने आप को बेहद इस वक्त मजबूत पार्टी मान रही है। क्योंकि जब पीडीपी के साथ भी गठबंधन था तो हमने देखा कि कैसे 28 सीटें अगर पीडीपी ने जीती थी तो 25 सीटें बीजेपी के खाते में भी आई थी और इसी वजह से बीजेपी अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूत पार्टी मान रही है। और ये माना जा रहा है कि कांग्रेस को अगर कोई कड़ी टक्कर देगा तो या तो पीडीपी की तरफ से होगा या तो बीजेपी की तरफ से होगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी की, जहां पर कल हो हल्ला देखने को मिला है। 44 प्रत्याशियों की सूची जारी कर वापस ले ली थी जल्द, और कई दिग्गज नेताओं ने जिसके बाद रोष जाहिर किया था, विरोध जाहिर किया था। पहली सूची में 15 उम्मीदवारों के नाम भी घोषित किए गए थे। तो फिलहाल ये दैनिक भास्कर में इस खबर को जगह दी गई है और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जब सूची सामने आई तो इसके बाद से हमने देखा कि किस तरीके से बीजेपी ने भी एक सूची जारी की लेकिन उसे वापस ले लिया। तो देखिए 3 चरणों में चुनाव होने हैं जम्मू कश्मीर में। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने सोमवार को यानी कि कल पहले 44 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, लेकिन तकरीबन 2 घंटे बाद बीजेपी ने सूची को वापस ले लिया। इसके बाद बीजेपी ने 15 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। फिर थोड़ी देर बाद बीजेपी ने एक और उम्मीदवार की दूसरी सूची जारी की। तो फिलहाल ये हेडलाइन आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर, ये अखबार पहले पन्ने पर ये खबर आपको दिख जाएगी। बीजेपी ने 44 नामों की पहली सूची 2 घंटे में ही वापस ले ली और उसके बाद से फिर 16 नाम जारी किया। हालांकि इस खबर की डिटेल की अगर हम बात करें तो इसमें आपको देखने मिलेगा कि किस तरीके से पहले जब टिकट वितरण किया गया था, यानी कि जो सूची सबसे पहले सामने आई थी, इसमें खासी नाराजगी लोगों की जरूर नजर आई थी और सूत्रों के मुताबिक दूसरे और तीसरे चरण के लिए घोषित नामों में से कई ने चुनाव लड़ने से अनिच्छा जताई थी। यानी कि जिन नामों का ऐलान इस सूची में किया गया था पहले फेज तक तो ठीक था, लेकिन जो दूसरे और तीसरे चरण के पहले दौरान में ही जब सूची जारी हुई तो इस सूची को लेकर के काफी ज्यादा नाराजगी दिखाई दी, क्योंकि कई ऐसे सदस्य थे जिनका ये कहना था कि ये तो इच्छा भी अपनी नहीं जाहिर कर रहे थे चुनाव लड़ने के लिए, फिर इनका नाम सूची में शामिल करने का क्या तात्पर्य है। जिसके बाद से इस सूची को 2 घंटे के बाद ही वापस ले लिया गया और फिर 16 नाम जारी किए गए। 5 घंटे में प्रत्याशियों की 3 सूची जारी की गई थी और 1 वापस ले ली गई। सोमवार सुबह 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए 44 नामों की जब पहली सूची सामने आई तो जिसमें 3 चरणों के प्रत्याशी थे, सूची आते ही बीजेपी में असंतोष दिखाई दिया। इसके बाद से बीजेपी ने सूची वापस ली और करीब 2 घंटे बाद 16 नाम ऐसे बताए जा रहे थे जिसमें कि 16 नामों पर चर्चा की गई थी और उसके बाद से इन 16 नामों की घोषणा की गई। 10 प्रत्याशी मुस्लिम समुदाय से, पहली सूची में जम्मू क्षेत्र के 36 और कश्मीर घाटी के 8 क्षेत्रों के नाम जारी किए गए। यानी कि ये जब बीजेपी की सूची आई है बहुत सोच समझ करके इसे फिलहाल तैयार किया गया है। माना यही जा रहा है कि इन 16 नामों को लेकर के अब किसी के बीच में कोई असहमति नहीं है। हालांकि देखिए कल जब सूची जारी होती है और उसके बाद वापस ली जाती है और फिर जो है कम उम्मीदवारों की सूची जारी होती है, 15 नाम जारी होते हैं, जिसके बाद जो हंगामा देखने को मिलता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में। रविंद्र रैना जो कि पार्टी की कमान संभाल रहे प्रदेश में, वो भी उस पसोपेश में फंसे हुए नजर आए। किस तरह से तमाम कार्यकर्ताओं को समझाएं, मीडिया को बताएं, और देखिए खुद उनका नाम मौजूद नहीं था सूची में, बावजूद इसके एक कार्यकर्ता से लगातार कह रहे थे कि देखिए पार्टी के लिए काम करना है, देश के लिए हमें काम करना है, मैं हर कार्यकर्ता के पास जाऊंगा, हर एक पर्टिकुलर कार्यकर्ता से मिलूंगा, उनकी शिकायतें जानूंगा, सबकी शिकायतें दूर कर जाएंगी, क्योंकि जाहिर तौर पर बड़ी जिम्मेदारी है। अभी टिकट बंटवारे पर अगर इतना हो हल्ला देखने को मिलेगा तो आप जनता के बीच क्या मैसेज लेकर जाएंगे, और जो बड़ी बड़ी बातें आपकी तरफ से की जा रही उन्हें पूरा किस आधार पर किया जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी जिम्मेदारियां थी जो मुझे लगता है जब कल मीडिया से मुखातिब हो रहे थे तो कहीं ना कहीं काफी मतलब जो उनकी शब्दावली थी सुरभि,
वो बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे थे कि देखिए हमें राष्ट्र को सबसे ऊपर रखना है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं खुद मिलूंगा, एक एक कार्यकर्ता से मिलूंगा और हमारे लिए हर कार्यकर्ता इंपॉर्टेंट है। और इसके पीछे एक बड़ा रीजन ये भी बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जब दूसरे दलों के कार्यकर्ता और नेता जो है वो पार्टी में आए हैं, तो ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो पहले से ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे थे उन्हें वो प्रमुखता नहीं दी जा रही, उन्हें वो प्रायोरिटी नहीं दी जा रही, वो अपनी अनदेखी महसूस कर रहे हैं। और यही सब टिकट वितरण में देखने को मिला, जिसकी वजह से ये जो तमाम लोग इकट्ठा थे कल भारतीय जनता पार्टी के, इनके बीच असंतुष्टता जो है वो देखी गई। बहरहाल ये भी देखना होगा कि क्या वो जो नाखुशी थी वो रविंद्र रैना पूरी तरह से दूर कर पाए। हालांकि बहुत कॉमन बात है, कहीं भी किसी भी प्रदेश में जब टिकट बंटवारा होता है तो इस तरह की खबरें आम होती हैं। लेकिन चूंकि कल वहां पर इस तरह से मीडिया भी पहुंच गया बीजेपी दफ्तर में और लगातार नारेबाजी हो रही थी, तो कहीं ना कहीं वो खुलकर सामने आया और उसे देखकर लगा कि वाकई में पार्टी ने जो पहले सूची जारी करने के बाद जो यू टर्न लिया है वो एक काफी बड़ी चूक हो गई, उसकी वजह से काफी गड़बड़ी हो गई। तो बिल्कुल देखिए, फिलहाल अब सोच समझ के साथ में एक और नई सूची जारी की गई थी, लेकिन इसमें कम उम्मीदवार है। जहां पहले 40 उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए थे और इसमें ये कहा जा रहा था कि कई ऐसे पैराशूट नाम भी है। पैराशूट नाम यानी कि जिसका कहीं से कहीं तक कोई जिक्र नहीं था पहले तक, लेकिन अचानक से उनकी एंट्री हो जाती है सूची में। और इसको लेकर के विरोध भी किया गया था कि जिन्होंने टिकट मांगे उनको टिकट मिला नहीं, जिन्होंने नहीं मांगा, जिन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा तक नहीं जाहिर की, उनके भी नाम इसमें शामिल किए गए। जिसके बाद से उस सूची को तुरंत वापस लिया गया और इसमें बदलाव करते हुए 44 की संख्या को कम कर दिया गया और इसे महज 16 ही किया गया। अब इसके बाद जब और जो दूसरी सूची सामने आएगी तो उसमें माना जा रहा है कि कुछ और नए नाम जुड़ सकते हैं और कुछ पुराने लोगों का पत्ता जरूर कर सकते हैं। हालांकि 10 से 15 ऐसे निर्दलीय विधायक भी हो सकते हैं जिनका समर्थन करने का दावा बीजेपी इस वक्त कर रही है और ये कह रही है कि अगर कोई निर्दलीय चुनाव लड़ता है तो उसका समर्थन हमारी पार्टी करेगी। यानी कि एक हम ये कह सकते हैं कि कैलकुलेशन बिठाने की कोशिश बीजेपी इसी वक्त से कर रही है कि अगर आने वाले समय में सीटें कम भी होती है तो निर्दलियों को अपने साथ जोड़ करके पार्टी को मजबूत किया जा सके। बिल्कुल। और देखिए 2 सूची कल बीजेपी ने जारी की थी। पहले तो देखिए एक सूची जारी हुई और उसके बाद यूटर्न बाकायदा पार्टी ने लिया और उसके बाद पहले एक 15 उम्मीदवारों की सूची और उसके बाद एक उम्मीदवार की सूची जारी, यानी कि कुल 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है कल जारी की गई। आगे बढ़ जाते हैं। तो फिलहाल देखिए, केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया। लद्दाख में अब 5 नए जिलों का निर्माण किया जाएगा। अमित शाह की ओर से एक्स हैंडल पर पोस्ट करके हुए ये जानकारी साझा की गई थी और ये खबर आप द हिंदू में देख पाएंगे। साथ ही अलग अलग अखबारों ने भी इस खबर को जगह दी है। तो फिलहाल केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में केंद्र सरकार ने 5 नए जिलों का ऐलान किया है, यानी कि 5 नए जिलों का निर्माण करवाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बारे में ऐलान किया अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए। नए जिलों के नाम जांस्कार, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग है और इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए ये लिखा कि लद्दाख में 5 नए जिलों के निर्माण से गवर्नेंस को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। तो देखिए 5 ये नाम भी आपको बता रहे हैं और ये भी दिखा रहे हैं हेडलाइन के जरिए कि अमित शाह अनाउंसेस 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स फॉर लद्दाख। देखिए साफ तौर पर ये कहा जा रहा है, पहले 2 जिले थे लेह और करगिल, अब इसके बाद यूनियन टेरिटरी बनाया गया बाकायदा लद्दाख को और अब 5 जिलों का ऐलान किया गया। और ये कहा जा रहा है कि ज्यादा जो अगर हम देखें सुविधाओं का लाभ होगा, गवर्नेंस बेहतर हो जाएगी अगर जिले अलग अलग हो जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन जो है कहीं ना कहीं डिवाइड हो जाएगा। इससे से ज्यादा लोगों तक सेवाएं पहुंचेंगी, अवसर पहुंचेंगे, अपॉर्चुनिटीज पहुंचेंगी और गवर्नमेंट के लिए रेगुलेट करना जो है इन तमाम जिलों को, यहाँ के तमाम लोगों को काफी आसान हो जाएगा। तो आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले ये जो ऐलान रहा गवर्नमेंट का, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बाकायदा बताया है कि देखिए इसकी वजह से अब कहीं ना कहीं ज़्यादा लोगों तक हम सुविधाएं पहुंचा सकते हैं, जो कोशिश लगातार गवर्नमेंट कर रही है। अब चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन भी बदल जाएगा और एक एक ज़िले में अलग अलग जो है जिम्मेदारियां दी जाएंगी एडमिनिस्ट्रेशन के कंधों पर कि आपको वहाँ की जनता तक की तमाम सुविधाएँ, स्कीम्स का लाभ पहुँचाना है, अपॉर्चुनिटीज़ पहुँचानी है, तो ये कहीं ना कहीं लोगों के बेहतरी के लिए होगा। और देखिए ये भी बताया जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं इससे पहले अगर देखिए पदयात्रा होगी, पदयात्रा से पहले ये बड़ा ऐलान किया गया। कहीं ना कहीं देखिए इसके साथ ये भी आपको बता दें कि कल एक स्टार प्रचारकों की सूची भी शामिल हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये तमाम अगर आप चीज़ों को देखें एक के बाद, तो ये आने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र जम्मू कश्मीर में काफ़ी महत्वपूर्ण
कदम जो है सरकार की तरफ से हो जाते हैं और ये बताने की कोशिश हो जाती है आम जनता को कि हम आपकी बेहतरी के लिए सोच रहे हैं, और अगर केंद्र में भी वही सरकार होगी और अगर प्रदेश में भी वही सरकार होगी तो यहाँ का जो गवर्नेंस है बेहतर हो पाएगा। तो फिलहाल देखिए, कई ऐसे अभी तक स्थितियां हैं जम्मू कश्मीर में जिनको डिस्कस किया जाना था, और ख़ास तौर पर जब लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो लद्दाख में भी ये मांग उठने लगी थी कि पहले तो इसे जिस तरीके से 5वीं सूची में शामिल करने का जिक्र किया गया था, और इसके साथ साथ में वहाँ पर विरोध के सुर भी हमने देखे थे। हालांकि फिलहाल ये जानकारी हम आपको दे दें कि अब एक नई घोषणा लद्दाख को लेकर के गृह मंत्री की ओर से की गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक पोस्ट एक्स हैंडल पर साझा किया और जिसमें ये जिक्र किया गया कि अब लद्दाख में 5 नए जिले होंगे, और 5 नए जिलों के निर्माण के साथ साथ में कहीं ना कहीं ये कोशिश हो पाएगी कि कैसे आम जनता तक तमाम सुविधाएं समय रहते पहुंचाई जा सके, उनके लिए और नए अवसर के द्वार खोले जा सके, और तमाम जो लोग लद्दाख से जुड़े हुए हैं, लद्दाख में जो लोग रहते हैं, उनके लिए और कैसी सुविधाएं बढ़ाई जा सकती है सरकार की ओर से, इसको लेकर के और बेहतर तरीके से ध्यान दिया जा सकेगा। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे चंपई सोरेन। 30 अगस्त को बीजेपी की सदस्यता लेंगे। अमित शाह से मुलाकात के बाद चंपई सोरेन ने ये बड़ा फैसला लिया है। इंडियन एक्सप्रेस में इस खबर को इंपॉर्टेंस दी गई है। देखिए, कोल्हान टाइगर के नाम से चर्चित झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन एक बार फिर दिल्ली दौरे पर हैं। चंपई सोरेन दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद अगले राजनीतिक कदम पर निर्णायक फैसला उन्होंने ले लिया है। चंपई सोरेन के साथ असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी अमित शाह से मुलाकात की। बाद में हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि चंपई सोरेन 30 अगस्त को रांची में औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल होंगे। इससे पहले हिमंता बिस्वा शर्मा ने रांची से दिल्ली जाने के दौरान स्वीकार किया कि उनकी चंपई सोरेन से 5-6 महीनों से लगातार बातचीत हो रही है। तो फिलहाल ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर बीते देर रात की है जब चंपई सोरेन से मुलाकात हुई है। हिमंता बिस्वा शर्मा भी इस तस्वीर में आपको नजर आ रहे होंगे, और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह आपको इस तस्वीर में नजर आ रहे होंगे, और ये उसी दौरान की मुलाकात है जब बीते कल देर रात को मुलाकात हुई थी सभी की, और ये तय हुआ था कि चंपई सोरेन वाकई बीजेपी के साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं। ये खबर आप दैनिक भास्कर में भी देख पाएंगे, अलग अलग अखबारों में इस खबर को तरजीह दी गई है। फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि लंबा समय बीता जब चंपई सोरेन ने इस खबर की खुद पुष्टि की थी कि वो आहत हुए हैं, जैसा व्यवहार उनके साथ जेमे में हुआ, इसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि संभवतः हो सकता है शायद वो संन्यास ले ले, लेकिन इस ओर भी उन्होंने इशारा किया कि फिलहाल ये संन्यास लेने का समय नहीं है, और हो सकता है कि बहुत जल्द आपको नई पार्टी का ऐलान भी मैं करता हुआ नजर आ जाऊं, या फिर जो भी रास्ता चुना जाएगा उसे आपके सामने बहुत जल्द पेश किया जाएगा। हालांकि हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक पोस्ट साझा करते हुए ये दावा किया कि देखिए 6 से 7 महीने पहले से ही चंपई सोरेन से लगातार वो बातचीत कर रहे थे। हालांकि इस बात का डर जरूर पहले से जेएमएम के नेताओं को भी रहा था, और हेमंत सोरेन की ओर से भी पहले ही कहा जा चुका था कि लोटस ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश बीजेपी की ओर से झारखंड में भी की जा रही है, क्योंकि ऐसा हर राज्य में करती आई है जहां जहां सरकारें बीजेपी की नहीं रही हैं। इस बीच अब 30 अगस्त एक तारीख दी गई है, और 30 अगस्त को यह कहा गया है कि कल तक जो असम के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन थे, अब ऐसे में 30 अगस्त को बीजेपी के साथ हाथ मिला लेंगे। यानी कि अब देखना यह होगा कि जब बीजेपी के साथ आते हैं चंपई सोरेन तो झारखंड की राजनीति में क्या बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, या फिर हेमंत सोरेन की सरकार सत्ता में बरकरार रहेगी। और देखिए, एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि हेमंत सोरेन को जब ईडी ने गिरफ्तार किया था तो उसके बाद हेमंत सोरेन ने अपनी सत्ता की कमान जो है चंपई सोरेन को दी थी। चंपई सोरेन उनके बहुत विश्वसनीय माने जाते हैं, और हेमंत सोरेन को यकीन था कि जब उन्हें सत्ता वापस चाहिए होगी तो चंपई सोरेन विनम्रता से वापस दे भी देंगे, और हुआ भी ऐसा ही। चंपई सोरेन जब जेल से रिहा हुए तो उन्होंने, माफ कीजिएगा, हेमंत सोरेन जब जेल से रिहा हुई तो चंपई सोरेन से उन्होंने अपनी सत्ता वापस ले ली। इस बीच देखिए, चंपई सोरेन लगातार अनदेखी महसूस कर रहे थे पार्टी में, जिसके बाद उन्होंने पोस्ट अपना डाला और लिखा कि मेरी कहीं ना कहीं अनदेखी हो रही है, मुझे वो इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है, मेरे सामने 3 विकल्प हो जाते हैं। एक विकल्प ये कि मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाऊँ, क्योंकि लगातार उनसे सवाल पूछे जा रहे थे इस बाबत। दूसरा ये कि मैं संन्यास ले लूँ, तीसरा ये कि मैं अपनी पार्टी बना लूँ। अब मैं विचार विमर्श कर रहा हूँ। इससे पहले उनसे पूछा गया था बीजेपी में शामिल हो रहे, उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे इस बाबत कुछ पता नहीं है। और अब देखिए, चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी का ही हिस्सा होंगे। हमने कल हेमंत बिस्वा शर्मा का पोस्ट भी देखा जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए, मैं चंपई सोरेन से लगातार कह रहा हूं कि बीजेपी में शामिल हो जाइए, मिलकर झारखंड को बेहतर राज्य
बना देंगे। और इस बात पर अब देखिए औपचारिक मुहर लग गई है। जो लगातार मीडिया खबरें चला रहा था कि चंपई सोरेन बीजेपी में जाएंगे, बीजेपी में जा रहे हैं, नुकसान कितना होगा जेएमएम को देखना होगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फौरन हाजिर हो रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर बसपा से जुड़ी हुई। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर सभी दलों को एक संदेश जारी किया। कहा कि सक्रिय राजनीति से संन्यास का कोई सवाल ही नहीं बनता है। ये खबर आप दैनिक जागरण में देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे और अलग अलग अखबारों में भी आपको ये खबर देखने को मिल सकती है। फिलहाल मायावती ने अपने रिटायरमेंट की खबरों का खंडन करते हुए इसे जातिवादी मीडिया की झूठी खबर बता दिया। बीएसपी की तरफ से ये ऐलान किया गया कि इस बीच रिटायरमेंट का कोई इरादा मायावती का नहीं है। तो देखिए आपको स्क्रीन पर ये खबर भी दिखा रहे हैं, सक्रिय राजनीति से संन्यास का कोई सवाल ही नहीं। मायावती ने कल पोस्ट कर इस बाबत जो है दोहराया है। देखिए उन्होंने कहा कि जो लगातार रूमर्स उड़ रहे हैं, ऐसे में मैं ये बता दूं कि मेरा कोई इस तरीके का इरादा नहीं है। और देखिए मंगलवार को यानी कि आज होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले कल सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की अटकलों पर विराम लगा दिया है। मायावती ने कहा कि सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। उन्होंने कहा कि जब से पार्टी ने आकाश आनंद को मेरे न रहने पर, अस्वस्थ होने पर बीएसपी के उत्तराधिकारी के रूप में आगे किया है, तब से जातिवादी लोग जो है इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखिए बहुजन के अंबेडकरवादी कारवा को कमजोर करने की विरोधियों की साजिश को विफल करने के संकल्प के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और काशीराम की तरह मेरी जिंदगी की आखिरी सांस बीएसपी के आत्मसम्मान और स्वाभिमान मूवमेंट के लिए। ऐसे में मैं एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास नहीं ले सकती हूँ, ये उन्होंने साफ कर दिया। देखिए अगर इस बात का जिक्र उनकी तरफ से किया जा रहा है कि मेरी आखिरी सांस, इसका मतलब समझ लीजिए कि रिटायरमेंट का भी कोई इरादा मायावती का आज के आगे भी नहीं है, जिस तरह की उन्होंने बात कही है। और साथ ही साथ ये भी साफ कर दिया है कि जो भी अटकलें लगाई जा रही हैं या जो भी अफवाहें हो रही हैं ये किसी साजिश के तहत है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं लगातार पार्टी के प्रति जो हूँ समर्पित हूँ और मैं लगातार राजनीति में सक्रिय रहना चाहती हूँ। बाकायदा सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट भी किया है और एक्स पर इस बात को साफ किया है कि वो रिटायरमेंट नहीं ले रही हैं। तो बिल्कुल, और इसी के साथ उन्होंने इन अफवाहों का श्रेय आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी नामित करने को दिया, जिससे कि बहुजन समाज आंदोलन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की पुष्टि हो पाए। दरअसल इस बीच हमने देखा कि किस तरीके से जातिवाद को लेकर भी कई बार ऐसी बातें कही जा रही थी, जाति जनगणना का जिक्र भी किया गया था। इस दौरान भी मायावती मीडिया के सामने जब आई तो मीडिया के सामने उन्होंने अपनी बातों को रखा और ये भी कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ये सोचते हैं कि सिर्फ वही राजनीति करते हैं और बहुजन समाज पार्टी जो कि हमेशा से दलित वर्ग और पिछड़े वर्ग के लोगों का साथ देती रही है, ऐसे में मेरी भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा था कि आगे आने वाले चुनाव में शायद मेरी भूमिका नजर नहीं आएगी, मैं रिटायरमेंट ले लूं। लेकिन इस बात का खंडन करना चाहेंगे और मायावती ने ये कहा कि ऐसा कोई प्लान फिलहाल रिटायरमेंट को लेकर के नहीं है, यानी कि अभी आने वाले कई सालों तक भी मायावती रिटायर नहीं हो रही हैं, ये उन्होंने खुद कहा। यहां तक कि एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए भी ये जानकारी साझा की गई और साथ ही इस बात का भी जिक्र किया गया कि मरते दम तक वो पार्टी के प्रति समर्पित रहेंगी और जो भी उनकी भूमिका होगी, जो भी योगदान उनकी ओर से बनता है, वो राजनीति के तौर पर भी अपनी पार्टी के लिए वो अपना योगदान देती रहेंगी। और देखिए आपने नोट किया होगा कि नॉर्मली मायावती जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती थी मीडिया के सामने आने पर, अगर बाइट देने की बात हो। लेकिन आजकल आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर भी मायावती लगातार एक्टिव रहती हैं और टाइम पर जो है वो अपनी प्रतिक्रियाएं जो है बड़े बड़े मुद्दों पर देती रहती हैं। और हाल ही में ये भी उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर कोई ये समझ रहा है कि मैं पॉलिटिकली एक्टिव नहीं हूँ या मैं रिटायरमेंट के मूड में हूँ तो वो अपनी गलतफहमी को ठीक कर ले। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने श्रीनगर की लड़कियों से बातचीत की है और कहा है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। दिल्ली से राज्य को चलाने का विचार गलत है। द हिंदू में इस खबर को तरजीह दी गई है। और देखिए आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, लोकसभा में नेता विपक्ष हैं राहुल गांधी और कांग्रेस के सांसद हैं और मंडे को यानी सोमवार को एक वीडियो उन्होंने जो है साझा किया है जिसमें वो कश्मीरी लड़कियों के साथ चर्चा करते हुए नजर आए।
उन्होंने कश्मीरी छात्राओं से महिला सुरक्षा से लेकर रोजगार समेत तमाम अहम मुद्दों पर बातचीत की। राहुल गांधी का ये जो वीडियो है ये उनके हालिया जम्मू कश्मीर दौरे का है। जी हाँ, हाल ही में राहुल गांधी जम्मू कश्मीर पहुंचे थे और इसी के साथ उन्होंने अपने चुनावी सफर का आगाज भी कर दिया था जम्मू कश्मीर का। और इसी दौरे पर राहुल गांधी ने कश्मीरी लड़कियों से मुलाकात की, जहां राहुल गांधी ने वहां के मुद्दों और परेशानियों पर खुलकर उनसे पूछा। देखिए, बाकायदा तस्वीर भी इसमें छापी गई है अखबार में, राहुल गांधी के साथ कश्मीरी लड़कियों की। और राहुल गांधी किस तरह से मिले, उन्होंने कहा कि देखिए, जम्मू कश्मीर एक राज्य है और दिल्ली से इसे चलाया जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यानी कि इशारों इशारों में तंज कस दिया और ये बताया कि हम आपकी बात को कितनी प्रमुखता से उठा सकते हैं, ये भी बता दिया उन्होंने। तो फिलहाल द हिंदू अखबार में इस खबर को आप देख पाएंगे और हेडलाइंस भी आप टीवी स्क्रीन पर भी अपने देख सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी ने इस बात को कोट किया है कि जम्मू कश्मीर की सरकार को दिल्ली से सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकता है और इसका कहीं कोई अर्थ नहीं बनता है कि दिल्ली से इसे चलाया जाए, यानी पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की ओर एक बार फिर से इशारा राहुल गांधी की ओर से किया गया। हालांकि जम्मू कश्मीर की बहुत लंबे समय से ये मांग रही है और अब इसी मांग को और ज़्यादा आवाज़ देते हुए राहुल गांधी की ओर से ये कहा गया है कि अगर देखिए चुनाव होते हैं तो चुनाव के मद्देनजर इस बात का भी ध्यान केंद्र सरकार की ओर से रखा जाना चाहिए और जो लोगों की मांग जम्मू कश्मीर में हमेशा से रही है कि पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए, ना कि केंद्र इसे चलाए, यानी केंद्र शासित प्रदेश बना करके, और इसे दिल्ली से नहीं चलाया जाना चाहिए। और यहाँ तक कि जब लोगों से, आम लोगों से मुलाकात कर रहे थे, कुछ लड़कियों से भी उन्होंने मुलाकात की, महिलाओं से भी उन्होंने मुलाकात की और उनकी समस्याओं को भी सुनने और जानने की कोशिश की है। साथ ही इसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जिस दौरान लोकसभा के चुनाव हुए थे और उस वक्त भी कुछ लोगों की ओर से भी बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया गया था, लेकिन कई बातों को गिनाया गया था कैसे कश्मीर में अभी भी पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग उठ रही है, लेकिन इसको अनसुना किया जा रहा है। और अगर विधानसभा चुनाव में भी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करती है तो इस ओर जरूर फोकस किया जाएगा, यानी एक अहम मुद्दा इसे कांग्रेस आने वाले समय में बना सकती है। बिल्कुल, तो देखिए, राहुल गांधी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि पूर्ण राज्य का दर्जा जो है जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए। और देखिए, जब जेएनके गए थे राहुल गांधी तो हमने देखा भी था कि किस तरह से उन्होंने मीडिया के सामने आकर इस बात को कबूला, उस बात को कहा कि देखिए, मैं तो लोकतंत्र की रक्षा करता हूँ और मैं संविधान की बात करता हूँ, यानी कि कांग्रेस पार्टी संविधान की बात करती है। और अब इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि दिल्ली में बैठकर जम्मू कश्मीर को नहीं चलाया जाना चाहिए, यानी कि निशाना जो है उन्होंने केंद्र सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर साथ दिया है। चलिए बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आपको बता दें, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें एक रहने की जरूरत है, अगर बटेंगे तो कटेंगे। दैनिक जागरण में फ्रंट पेज पर इस खबर को तरजीह दी गई है। तो फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस तरीके से अब तक देखिए योगी आदित्यनाथ को आपने सुना होगा और योगी आदित्यनाथ ने कई बार लोगों से एकजुट एक साथ रहने का जिक्र किया है। इस बीच एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे, इस दौरान एक बयान उन्होंने जारी किया। और देखिए, अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और उनका ताज़ा बयान आपको बता दें जो कि लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। स्क्रीन पर भी आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए, एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। दरअसल संदर्भ क्या था वो आपको बताते हैं, कॉन्टेक्स्ट क्या था। देखिए, बांग्लादेश के हालात का जिक्र किया मुख्यमंत्री ने, कहा कि बटना नहीं है, एक रहना है, एक साथ रहना है, और अगर एक साथ रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, बचे रहेंगे। मकसद है जाति में बटे वोट को वापस धर्म के आधार पर जोड़ने का। कहा जाने लगा है कि ये वो नारा है जो धर्म के मुकाबले जाति से होती सियासी टक्कर में बीजेपी को पीछे कदम खींचने से रोक सकता है। देखिए, कई मायने इस बयान के निकाले जा रहे हैं, काफी अग्रेसिव इस बयान को कहा जा रहा है, जाहिर तौर पर क्योंकि फाइब्रेंट नेता है योगी आदित्यनाथ और इस तरह के स्टेटमेंट, इस तरह के बयान देने के लिए जाने जाते हैं। अग्रेसिव उनका तरीका है और जिस तरह से वो स्टेटमेंट देते हैं, तो बयान में उन्होंने कहा है कि देखिए, जिस तरह की स्थिति अगर आप देखेंगे बांग्लादेश पड़ोसी देश में हो रही है, वहाँ पर किस तरह से अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। ऐसे में आपको अपने देश में ये समझना है और तमाम जो देशवासी हैं उन्हें एकजुट होकर रहना है। अगर आप एक साथ रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप जुड़े रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे, और अगर आप बटेंगे तो हो सकता है कि आपके साथ
भी वही स्थिति हो जो कि बांग्लादेश में हो रही हो। यानी कि हवाला भले ही उन्होंने वहां का दिया है, यहाँ के लोगों से अपील की है कि आपको एक साथ रहना है, एकजुट रहना है। अब देखिए मायने इसके कोई किसी भी तरह से निकाल सकता है, जिसको जैसा समझना है, जैसी सोच है, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो योगी आदित्यनाथ ने इस बात का आह्वान किया है कि एकजुट रहना चाहिए। देश की तमाम जनता को किसी भी आधार पर बंटना नहीं है, धर्म और जाति के आधार पर भी नहीं बंटना है, एक साथ रहना है, मिलकर रहना है, तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो ताकतें आपको बांटने की कोशिश कर रही हैं, उन ताकतों को आपको हराना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत के किसान आंदोलन पर दिए बयान पर बवाल नजर आ रहा है। बीजेपी ने बयान से किनारा कर लिया है। नव भारत टाइम्स में फ्रंट पेज पर खबर को तरजीह दी गई है। एक अखबार को इंटरव्यू में कंगना ने कहा था कि पंजाब में किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवी हिंसा फैला रहे थे और वहां बलात्कार, हत्याएं हो रही थी। रनौत ने साक्षात्कार में इस इंटरव्यू में यह भी कहा था कि अगर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं रहता है तो किसान आंदोलन के दौरान पंजाब को भी बांग्लादेश बना दिया जाता। उन्होंने कहा था कि 3 विवादास्पद कृषि विधेयकों को वापस ले लिया गया, नहीं तो इन उपद्रवियों की बहुत लंबी योजना थी और वो देश में कुछ भी कर सकते थे। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखी अपनी पोस्ट में आगे कहा, 378 दिन चले मैराथन संघर्ष के दौरान 700 साथियों का बलिदान देने वाले किसानों को भाजपा सांसद द्वारा बलात्कारी और विदेशी ताकतों का नुमाइंदा कहना भाजपा की किसान विरोधी नीति और नीति का एक सबूत है। देखिए कुल मिलाकर किस तरह से कंगना ने बयान जो दिया है, जिस पर कंट्रोवर्सी हुई है, और कहीं ना कहीं आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, केंद्र नेतृत्व है, वो फ्रंट में आया और उन्होंने इस बयान से किनारा कर लिया है और कंगना रनौत को निर्देशित किया गया है, उन्हें ये साफ कर दिया गया है कि इस तरीके की कंट्रोवर्सी से बचें, भविष्य में इस तरह के स्टेटमेंट ना दे जिससे उनकी और पार्टी की छवि ना सिर्फ धूमिल हो रही है बल्कि मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। तो बिल्कुल, दरअसल कंगना रनौत की ओर से एक इंटरव्यू दिया गया था और उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि जो किसान आंदोलन हुआ वहां पर लाशें लटक रही थी, वहां रेप हो रहे थे। किसान बिल को जब वापस लिया गया तो सभी उपद्रवी चौंक गए क्योंकि इनकी बहुत लंबी प्लानिंग थी, वे देश में कुछ भी कर सकते थे। ये कंगना रनौत की ओर से इस इंटरव्यू में कहा गया, लेकिन इस पर बीजेपी ने चिताने का काम भी किया। दरअसल किसान आंदोलन पर कंगना का बयान पार्टी का मत नहीं है, ये बीजेपी की ओर से कहा गया है। साथ ही बीजेपी ने यह भी कहा कि उन्हें पार्टी की ओर से नीतिगत विषयों पर बोलने की न तो अनुमति है, न ही वो बयान देने के लिए अधिकृत है और वो भविष्य में भी ऐसा कोई बयान न दे। ये बीजेपी की ओर से कंगना रनौत को एक हिदायत दी गई है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि ऐसे कई बयान कंगना रनौत के सामने आए हैं, जिस दौरान कंगना रनौत ने चाहे 2014 में मिली आजादी वाला जिक्र किया था या जब उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री देश का बता दिया था। तो ऐसे में कई बार विवादों से घिर चुकी है ऐसे बयानों के लिए कंगना रनौत, और कंगना रनौत एक बार फिर से अब किसान आंदोलन की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए जो बयान उन्होंने दिया, इस पर भी विवाद देखने को मिल रहा है, जिसके बाद से बीजेपी को फोर फ्रंट पर आकर के सफाई देनी पड़ गई है। मीडिया में ये बात कहनी पड़ गई है कि देखिए ये पूरी तरीके से बीजेपी का मत नहीं है, ये उनकी अपनी खुद की सोच है, अपनी खुद की मानसिकता है, लेकिन बीजेपी की ओर से उन्हें किसी भी तरीके का ये अधिकार नहीं दिया गया है कि वो मीडिया में आकर के ऐसे किसी भी प्रकार का बयान दे। और साथ ही साथ ये भी कहा कि ऐसे बयान देने से बचने की जरूरत है कंगना रनौत को। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया है जन्माष्टमी का त्योहार, हर ओर गूंजा जय कन्हैया लाल। दैनिक जागरण में भी इस खबर को इम्पोर्टेंस दी गई है और देखिए नवभारत टाइम्स में भी इस खबर को तरजीह दी गई है, अलग अलग अखबारों में। और देखिए एक बहुत खूबसूरत तस्वीर के साथ नवभारत टाइम्स में छापा गया है। कल किस तरह से हर तरफ जो है कहीं ना कहीं जय जयकार हो रही थी भगवान कृष्ण की। और देखिए देश के मंदिर में हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की गूंज नजर आ रही थी। चारों ओर कृष्ण जन्मोत्सव की धूम थी, रंग बिरंगी लाइट से मंदिर जगमगा रहे थे और आपको तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। देखिए भक्तों की भारी भीड़ यहाँ पर देखी गई, लोग कृष्ण भक्ति में डूबे हुए नजर आए। और आप में से भी बहुत सारे लोगों ने कल भगवान कृष्ण के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में उपवास रखा होगा। तो बात हम किसी भी मंदिर की करें, यूपी के मथुरा समेत देश भर के तमाम मंदिरों में विशेष पूजन अर्चन हुआ। ब्रह्म मुहूर्त से ही जन्मोत्सव की तमाम तैयारियां की गई, कार्यक्रम शुरू हुए और आधी रात तक ये जारी रहे। दिल्ली का अगर हम जिक्र करें तो बिरला मंदिर हो, इस्कॉन हो, तमाम जो बड़े मंदिर हैं वहाँ पर कृष्ण के विभिन्न रूपों की झांकियाँ सजाई गई, भक्तों की अपार भीड़ यहाँ पर उमड़ी।
और देखिए इस बीच ये भी बता दें कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, उन्होंने भरतपुर, कोटा, झालावाड़ होते श्री कृष्ण गमन पथ बनाने का ऐलान किया। ये एक बहुत बड़ा ऐलान जो है कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर हुआ है और इस पथ के जरिए कृष्ण से जुड़े अलग अलग तीर्थ स्थलों को जोड़ा जाएगा। यानी कि देखिए राजस्थान में कितना बड़ा ऐलान कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर हुआ है। तमाम कृष्ण भक्तों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ा ऐलान है, क्योंकि कल जिस तरह से हम देख रहे थे अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही थी, हर तरफ से लोग कृष्ण भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे थे। इस बीच राजस्थान में अगर इस तरह का ऐलान हुआ है कि वहाँ पर तमाम राज्यों को, तमाम जो ज़िले हैं उन्हें जोड़ा जा रहा है और श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि कृष्ण भगवान से जुड़े जो अलग अलग तीर्थ स्थल हैं उन्हें आपस में कनेक्ट किया जाएगा, जोड़ने की कोशिश की जाएगी। तो बिल्कुल देखिए बेहद ही भक्ति के साथ में जो भक्त कल डूबे हुए नजर आए थे कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर, और मंदिरों में खासी धूम भी हमने देखी थी कि किस तरीके से लोग बेहद उत्साहित नजर आए कि भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हो तब उससे पहले ही मंदिरों में तैयारियां की गई थी, भव्य रूप मंदिरों को दिया गया था। और हमने ये भी देखा कि किस तरह मथुरा में खासतौर पर हर साल वहाँ अलग अलग रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसके साथ साथ में हमने ये भी देखा है कि योगी आदित्यनाथ भी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तो वो भी मथुरा का दौरा इस बीच जरूर करते हैं। और योगी आदित्यनाथ ने जहां मथुरा का दौरा एक दिन पहले किया, तो वहीं बीते कल देर रात को आपने श्री कृष्ण मंदिर में यानी गोरखनाथ मंदिर में ही श्री कृष्ण के दर्शन करते हुए आपको योगी आदित्यनाथ दिखाई भी दिए होंगे। और साथ ही साथ ये संदेश देने की कोशिश पूरे देश भर में की गई है कि कैसे हर्षोल्लास के साथ भगवान श्री कृष्ण का जुड़ाव आज भी भक्तों के साथ में है और भक्त कैसे हर ओर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर धूमधाम के साथ जन्मोत्सव मना रहे थे। और ये तस्वीरें उसी दौरान के अलग अलग अखबारों में यहाँ छापी गई है। तो देखिए खूबसूरत तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं और हर अखबार के फ्रंट पेज पर जाहिर तौर पर, क्योंकि कल बहुत बड़ा दिन था तमाम कृष्ण भक्तों के लिए, क्योंकि कृष्ण का जन्म हुआ था और ऐसे में हर मंदिर में अलग अलग तरह से महिमा मंडन भगवान कृष्ण का किया गया, उनकी लीलाएं दिखाई गई, झांकियां निकाली गई और स्वागत समारोह किया गया, जन्म की तैयारियां की गई, आनंद और उल्लास का जो है माहौल रहा है। और देखिए मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर में मध्य रात्रि को जन्म के उपरांत ठाकुर जी का तकरीबन 5 क्विंटल पंचामृत से अभिषेक किया गया और 1008 कमल पुष्पों से अर्चन किया गया। मंत्रोच्चारण यहाँ पर हुए हैं और मंत्रोच्चारण के बीच जो है शंखनाद देखने को मिला है। भ्रगट गए गोपाला और बधाई गीतों से तमाम गीत यहाँ पर हुए और माहौल जो है वो भक्ति में नजर आया। तो देखिए हर अखबार, आपके घर जो भी अखबार आता हो आप उसमें भी देख पाएंगे कि फ्रंट पेज पर एक खूबसूरत तस्वीर जो है वो भगवान कृष्ण मंदिर की जो है वो छपी हुई है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं, बात कर लेते हैं जम्मू और गुजरात में किस तरह से बारिश से तबाही मची हुई है। कई जिलों में भारी बारिश की वजह से पानी लोगों के घरों में घुसा हुआ है और इस बीच देखिए मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया है। अमर उजाला में इस खबर को इम्पोर्टेंस दी गई है। तो देखिए पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटे में गुजरात के कई हिस्से में इस वक्त भारी बारिश से तबाही का मंजर है। इसकी वजह से निचले इलाकों में पानी भर चुका है, कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात भी देखने को मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने पाटन, मेहसाणा, गांधीनगर, जामनगर को छोड़कर के पूरे गुजरात के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। यानी अगले 24 घंटे के दौरान राज्य के कई हिस्सों में अभी और भारी बारिश की संभावना जाहिर की गई है। और सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि जम्मू के भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर जम्मू कश्मीर में भी तेज बारिश की वजह से लोग बेहद ही परेशान नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर भी मेरे सहयोगी आपको दिखा रही हैं। देखिए जम्मू में बादल फटा है, गुजरात में आफत है, लोगों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली बह गई है, 7 लोग लापता बताए जा रहे हैं। तो भादो लग गया है, लेकिन देखिए अभी भी मॉनसून कई जगह पर जो है आफत बरपा रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में 3 दिन भारी बारिश और बाढ़ का अलर्ट जो है वो जारी हुआ है और लगातार लोगों की दिक्कत जो है बढ़ती नजर आ रही है। स्पेशली अगर हम देखें तो गुजरात में किस तरह से लोगों की दिक्कत बढ़ रही है। ट्रैक्टर ट्रॉली एक पूरी बह गई है और 7 लोग लापता बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में 3 दिन भारी बारिश और बाढ़ का अलर्ट नजर आ रहा है। गुजरात में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। अहमदाबाद समेत कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। मोरबी में नदी के बाढ़ वाले रास्ते को पार करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो बह गई है और 10 लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन अभी भी देखिए 7 लोग ऐसे हैं जो लापता बताए जा रहे हैं।
तो फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की फोन पर बातचीत हुई। यूक्रेन में शांति और बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा पर भी चर्चा की गई। हिंदुस्तान टाइम्स में इस खबर को जगह दी गई है। पहले पन्ने पर यह खबर हिंदुस्तान टाइम्स ने छापी है और साथ ही इस बात का जिक्र किया गया है कि कैसे पीएम मोदी और जब बाइडेन के बीच में बातचीत हुई तो यूक्रेन युद्ध को लेकर भी बातचीत हुई और साथ ही बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर भी बातचीत की गई थी। तो राष्ट्रपति बाइडेन की प्रतिबद्धता की सराहना भी की गई। इस दौरान दोनों नेताओं ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत और अमेरिका साझेदारी का उद्देश्य दोनों देशों के लोगों के साथ साथ पूरी मानवता को लाभ पहुंचाना है। तो देखिए, यूक्रेन की स्थिति समेत विभिन्न क्षेत्रीय मुद्दों और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत हुई है और आपको ये बीच में हम हेडलाइन भी दिखा रहे हैं। दोनों बड़े नेताओं की तस्वीर छपी हुई है। हेडलाइन है मोदी एंड बाइडेन होल्ड अ फोन कॉल डिस्कस बांग्लादेश यूक्रेन। तो बांग्लादेश की स्थिति सब जानते ही हैं और यूक्रेन के हालात भी किसी से छिपे नहीं हैं। दोनों बड़े मसलों पर नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच जो है बातचीत हुई है। इसके साथ ही साथ देखिए, वैश्विक मुद्दों पर तो चर्चा हुई है और इसके अलावा ये भी हुआ है कि हम आपसी रिश्ते किस तरह से बेहतर कर सकते हैं इस खराब माहौल में। इस पर भी बातचीत दोनों नेताओं के बीच जो है वो हुई है। क्योंकि देखिए, भारत के रिश्ते तो बेहतर हैं ही अमेरिका के साथ और इस बीच देखिए बाकी देशों में जो स्थितियां हैं उन्हें किस तरह से बेहतर किया जाए। क्योंकि अगर पड़ोसी मुल्कों में स्ट्रेस है तो कहीं ना कहीं इसका असर जाहिर तौर पर अगर आप देखें तो आपके देशों पर और आपके देश की जो स्थितियां हैं, चाहे हम आर्थिक हालात की बात करें, वैश्विक हालात कुल मिलाकर उनकी बात करें तो पड़ता ही पड़ता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आतंकियों का हमला हुआ है, कई लोगों की जान गई है। द हिंदू के फ्रंट पेज में इस खबर को इंपॉर्टेंस मिली है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आतंकवादियों ने 23 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान में सोमवार को बंदूकधारियों ने 23 लोगों को जबरन उनके वाहनों से उतारकर गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक आतंकवादियों ने बलूचिस्तान प्रांत के मूसा खेल जिले में कई बसेस, ट्रक्स और वैन्स को रोका। आतंकियों ने लोगों की जातीय पहचान करने के बाद उन्हें गोली मार दी। इस घटना में 5 लोग जख्मी हुए हैं। इसके बाद 2 और आतंकी घटनाएं हुई हैं जिसमें कई और लोगों की जानें जो हैं अब वो गई हैं। तो फिलहाल देखिए, अलग अलग अखबारों में इस खबर को जगह दी गई है और बताया गया है कि पाकिस्तान में एक बार फिर से आतंकी हमला हुआ। पाकिस्तान में आए दिन ऐसे आतंकी हमले होते रहते हैं, लेकिन देखिए इस बार बलूचिस्तान को निशाना बनाया गया है और इस बार 72 लोगों की जहां जान ली गई है। दरअसल ये टारगेट किलिंग का मामला सामने आया है और कैसे टारगेट किलिंग के तहत में 72 लोगों की जान ली गई है, क्योंकि इस पूरे मामले में, इस पूरे घटनाक्रम में 2 और इसके बाद से आतंकी हमले पाकिस्तान में हुए। इससे पहले भी आपको याद होगा कि कैसे मिलिट्री बेस पर भी अटैक हो चुका है, आम लोगों पर भी अटैक्स हुए हैं और अब बलूचिस्तान में लोगों को निशाना बनाया गया। उनसे जाति पूछी गई पहले उनकी और उसके बाद उन्हें गोलियों से भूना गया। देखिए, बाकायदा मैप अखबार में छपा है एचटी में, अगर हम देखें और येलो कलर से मार्क किया गया है, जिसमें बलूचिस्तान का जो इलाका है वहाँ पर बताया गया कि किस तरह से यहाँ पर बहुत सा एक इंस्टेंस ऐसा यहाँ पर हुआ है जिसमें देखा गया कि बहुत सारे जो बंदूकधारी थे वो लोगों के आई कार्ड चेक कर रहे थे और आई कार्ड चेक करने के बाद उन्हें गोलियां मारे थे। यानी कि जानबूझकर देखा जा रहा था कि सामने वाला शख्स कौन है। देखिए, ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 72 लोग जो है वो मारे गए। हालांकि देखिए, अलग अलग आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। बहुत सारे पैसेंजर्स को निशाना बनाया गया है, रेलवे लाइन्स, बसेस को निशाना जो है बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। रूस की इमारत पर 9/11 जैसा हमला हुआ है। रूस ने भी यूक्रेन पर किया है पलटवार और इंडियन एक्सप्रेस में इस खबर को इंपॉर्टेंस मिली है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी है जंग और यूक्रेन ने 9/11 जैसा रूस की एक बहुमंजिला इमारत पर हमला किया है। यूक्रेन की सेना ने ड्रोन से अटैक किया है। इस पर रूस ने भी पलटवार करते हुए यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइलें दागी हैं। तो देखिए, इंडियन एक्सप्रेस में है और इसके अलावा एचटी में भी इस खबर को आप देख सकते हैं। मेरे हाथ में ही अखबार है। तो फिलहाल रूस की इमारत पर 9/11 जैसा जो हमला हुआ है, इसका एक क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल भी हुआ। हालांकि इस दौरान ये भी कोशिश की गई कि जब रूस पर यह अटैक हुआ ड्रोन के जरिए, तो फिर रूस ने भी इस बीच पलटवार किया है और रूस की ओर से कहा गया है कि देखिए, हमें पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है कि जो मिसाइलें दागी गई हैं, ये मिसाइल, ये ड्रोन यूक्रेन की ओर से भेजी गई थी और जानबूझ करके रूस की कई ऐसे बड़ी इमारतों को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, आतंक फैलाने की कोशिश की गई थी और जिसके तहत में अब पलटवार करने का काम रूस की ओर से भी किया गया है। क्योंकि आतंक के हमले लगातार हम देख रहे हैं कि कैसे दोनों ओर से किए जा रहे हैं और इस बीच
जहां रूस लगातार यूक्रेन को झुकाने में लगा हुआ है, तो वहीं यूक्रेन भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। जबकि 3 साल होने जा रहे युद्ध को, लेकिन फिर भी युद्ध अब तक भी टला नहीं है, युद्ध अब तक भी शांत नहीं हुआ है। और देखिए हेडलाइन भी छपी है, रशिया यूक्रेन स्ट्राइक क्रूशियल इंफ्रा टारगेट समिट एक्सक्लेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। स्पीच देखिए, ये भी आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में यूक्रेन के दौरे पर गए थे और उस वक्त ये तमाम बातें हो रही थी कि कहीं ना कहीं ये कोशिश की जाएगी, पेशकश की जाएगी। यूक्रेन भी चाहता है कि कोई बड़ा देश जो है मध्यस्थता करे और कहीं ना कहीं ये जो दो देशों के बीच जो जंग चल रही है ये जंग रुके, क्योंकि इससे नुकसान बहुत सारे आसपास के और इलाकों पर होता है। कहीं ना कहीं वैश्विक शांति पर इसका सीधा असर पड़ता है और कितने निर्दोष लोगों को इसमें अपनी जान गंवानी पड़ती है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन गए थे और देखिए ये कहा जा रहा था कि अभी तो शांति स्थापित नहीं हो रही, लेकिन जब ये युद्ध रुकेगा और शांति स्थापित होगी तो भारत का नाम उस वक्त लिया जाएगा कि भारत ने कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत की थी। और फिलहाल इसी के साथ आज सुर्खियां अखबार की में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। नमस्कार।